नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बातचीत करेंगे हम लोग बंगाल पर। बंगाल पर लगातार हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल की स्थिति चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बनती बिगड़ती रही है। कई तरह की चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिससे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की तनातनी काफ़ी बढ़ गई है। चुनाव के पहले जो हालात थे, चुनाव के दौरान जो हालात थे, लगभग वही तनातनी की स्थिति चुनाव के बाद भी बनी हुई है। इसलिए बंगाल पर बातचीत करना बड़ा लाजमी हो जाता है। दरअसल बातचीत जहाँ से हमको शुरू करना है कि केंद्र सरकार में जो दो बड़े नेता थे जो चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा मुखर हुए थे, ममता बनर्जी को निशाने पर लेके वो इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे लगता था कि वो निजी लड़ाई है और ये संवैधानिक या किसी चुनावी प्रक्रिया के तहत की लड़ाई नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई है। और इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के शब्दों के प्रयोग होते रहे। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। उन दोनों की भाषा और शब्दावली इतनी कड़वी थी कि लगभग उसी अंदाज में, उसी तरह से जवाब दिया ममता बनर्जी ने भी। चलिए, ये चुनाव के दौरान की बातचीत है। उस दौरान अमूमन कड़वाहट आती है, लोग आपस में लड़ते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद के समय में चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। कहा भी जाता है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें तो दुश्मनी रहती है, लेकिन चुनाव के बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो एक साथ खाते हैं, एक साथ समारोहों में जाते हैं, एक साथ मंच शेयर करते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन बंगाल की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है। भिन्न इस मामले में हो गई है कि चुनाव के बाद भी जंग कहीं से रुकती नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी की ओर से बिल्कुल खामोशी है। दरअसल इसी खामोशी में ही वो ख़तरनाक संकेत छिपे हुए हैं जिसके लिए बंगाल के लोग, बंगाल का एक तबका बेचैन है कि वैसा होना चाहिए, और एक बड़ा तबका, आज की तारीख में कहें तो बड़ा तबका ये चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वह है राष्ट्रपति शासन। दरअसल राष्ट्रपति शासन के लिए आधार की ज़रूरत होती है और वह आधार तैयार करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास जो सूचनाएं, जो नाकामियां राज्य सरकार की आती हैं, उसके आधार पर वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है और केंद्र सरकार उसी अनुरूप अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी मुहर लगाते हैं या नकारते हैं। अब आते हैं बंगाल की स्थिति पर। चुनाव के तुरंत बाद जो बंगाल में हिंसा हुई उसकी एक अलग रिपोर्ट राज्यपाल के पास बनी। चुनाव के बाद जब सरकार बनी और सीबीआई ने जब 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, तो ममता बनर्जी और उनके कानून मंत्री मलय घटक, जिनका नाम भी है नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, उन्होंने भी नाम इसलिए है कि वो जाके ममता बनर्जी के साथ धरना दे रहे थे। वो दोनों लोग वहाँ से जाके सीबीआई के दफ्तर में धरना दे रहे थे। बाहर पत्थरबाजी हो रही थी, बाहर नारेबाजी हो रही थी। राज्यपाल राजभवन के पास भी लगभग वही दृश्य था, राज्य में भी हालात वैसे ही थे। ये रिपोर्ट नंबर 2 बनी। रिपोर्ट नंबर 3 ये बनी कि चुनावी हिंसा से भड़के हुए, बिधके हुए, दबे हुए, डरे हुए लोग भागे घर छोड़कर और जाकर असम के इलाकों में पलायन करके उन्होंने ठौर बनाया। इसकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास है, इसलिए कि उन्होंने खुद दौरा किया और दौरा करके उस सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई, जिनसे बातचीत की, क्यों भागे, क्या वजह थी, क्या हुआ। उसके बाद भी लगातार शिकायतें आती रहीं। बीजेपी दफ्तर के बाहर बम बरामद हुआ। कई ऐसे मोहल्लों में हमले हुए जहां अमूमन शांति रहती है। लोगों से जबरन ये कबूल करवाया जा रहा है कि वो भाजपा के हैं, तब वो घरों में लौट रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट में मजबूत करने का पक्ष देता है, वह है हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट ने भी माना कि बंगाल से पलायन हुआ है और इस पलायन को रोकने और पलायन कर गए लोगों को वापस लाने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार बार बार इनकार करती रही कि राज्य में हिंसा हुई ही नहीं, चुनावी हिंसा हुई ही नहीं है। अंत में हाई कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को ये डांट लगानी पड़ी राज्य सरकार को कि आप ठीक ठीक बताइए कि हिंसा हुई है और उस हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या उपाय किए, जो लोग पलायन कर गए हैं उनको वापस लाने का क्या कदम उठाया गया है। ये ताज़ा तरीन घटना है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट में एक ये भी शामिल हो गया। तो राज्यपाल के पास इतनी रिपोर्ट तो आ गई, अब बंगाल से महिला वकीलों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो कभी न्यायाधीश रहे हैं या अधिकारी रहे हैं, उन लोगों ने ये तमाम रिपोर्ट अपनी चिट्ठियां भेजी सरकार को, केंद्र सरकार को, कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, बंगाल में रेप की घटनाएं हो रही हैं, बंगाल में छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं और ये सब बदले की वजह से हो रही हैं, इसलिए कि एक पार्टी विशेष को उन लोगों ने वोट नहीं किया था। ये भी एक राज्यपाल की रिपोर्ट में शामिल होगा। आखिरी बात, ST/SC आयोग के लोग आए और उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है वो भी राज्य सरकार के प्रतिकूल जाती है। कल हाई कोर्ट ने जब टिप्पणी की कि हिंसा हुई है और हिंसा पर सही जानकारी राज्य सरकार नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार ने जब यह कहा कि नहीं हिंसा हुई ही नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा तो हम केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को बुलाते हैं, उससे जांच कराते हैं और उसकी रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। ये इतनी सारी चीज़ें हैं और बड़े इत्मीनान से राज्यपाल इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। करने के बाद उन्होंने जो अगला कदम उठाया, 3 दिन के दौरे पर वो दिल्ली में रहे। दिल्ली में उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें विशेष मुलाकात 2 लोगों से उनकी मानी जा रही है। जो गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। इसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि देर सवेर, अब जितनी देर हो रही है वो अलग बात है, देर सवेर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो कर चुकी है। और ये कब लागू होगा सिर्फ इसके समय को अभी कोई नहीं जानता या नहीं बताया जा सकता। किसी एक रात या किसी एक सुबह यह जानकारी मिले कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरी बात कि दरअसल बीजेपी की मंशा है क्या। बीजेपी की मंशा, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जब कोई चोट खाता है, बीजेपी को ये पूरा भरोसा था, जिस तरह से उसने अपनी ताकत झोंक दी, जिस तरह से उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पूरी सरकार और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में आए, उसको इस रूप में देखें कि एक तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस उम्मीद में झोंकी कि 18 सीटों पर जब लोकसभा में उसको लोगों ने जिताया, यानी उसके प्रभाव क्षेत्र की लगभग 125 सीटें उसकी अपनी हैं और उसको और 25-30 सीटों की ज़रूरत होगी, वो बंदोबस्त हो जाएगा क्योंकि हवा बीजेपी के अनुकूल है। तो बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी। अंततः कम वोटों से, यह मैं मानता हूं कि ज़्यादा वोटों से जीत हार का अंतर बंगाल में नहीं है और विधानसभा में अमूमन ऐसा होता भी है। बताया ये जाता है कि 75 से 80 सीटों पर जीत का आंकड़ा दहाई अंकों से लेके और 1000 तक, 2000 तक के बीच रहा और 77 सीटें बीजेपी ने जीती। अब भी मानती है बीजेपी की थोड़ी ताकत, थोड़ी चूक अगर हमसे नहीं हुई होती, वो थोड़ी चूक कहाँ हुई उसका मूल्यांकन, उसका उस पर मंथन बीजेपी ने किया है। लेकिन यह सच है कि बीजेपी इस हार को पचा नहीं पा रही है और इसके लिए उसके पास कई तिकड़म हैं। उन्हीं तिकड़मों में एक है राष्ट्रपति शासन लागू करना। दूसरा तिकड़म ये हो सकता है या दूसरा तरीका उसके पास, केंद्र सरकार के पास ये हो सकता है
जो भाजपा नीति सरकार है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यह केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं बल्कि ये भाजपा की लड़ाई है। कहने के लिए केंद्र सरकार चूँकि सत्ता में होती है इसलिए अधिकार उसी का होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो राज्यों के बंटवारे की बात हो रही है कि बंगाल को 3 हिस्से में बांट दो, वो बांट दिया जाए। तीसरा तरीका बंगाल के पास, ये बंगाल के लिए केंद्र सरकार के पास ये हो सकता है कि 3 हिस्सों में बांटो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, और तीसरा कि केंद्र शासित प्रदेश बना के उन इलाकों में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बना दो, जिससे केंद्र का शासन वहां हो जाए। और दरअसल ये चिंता इसलिए है कि इस बार जो ममता बनर्जी को 48% वोट मिले विधानसभा के चुनाव में, उसमें माना यह जा रहा है कि 32% जो वोट थे वो मुसलमानों के थे, और मुसलमानों के 32% वोट की वजह से ही ममता बनर्जी की जीत हुई। बाकी जो 16% हिंदुओं के वोट आए हैं, हिंदुओं में जो बंगाली भी हैं और गैर बंगाली दोनों ही शामिल हैं, गैर बंगाली 1-2% होंगे, लेकिन मैक्सिमम बंगाली वोट हैं वो बीजेपी को गए हैं, ये तो बात तय है। यानी सिर्फ 16% वोट जो हिंदुओं के थे वो ममता बनर्जी को मिले हैं। इसी 16% पर कब्जा जमाने की कोशिश के तहत केंद्र सरकार की यह कोशिश होगी कि वहाँ CAA लागू कर दिया जाए, नागरिक रजिस्टर वहाँ बन जाए, ताकि इसकी पहचान हो जाए। जो आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर आए, रोहिंग्या मुसलमान बड़े पैमाने पर आए, बल्कि विधानसभा चुनाव के पहले जब वो मतदाता सूची तैयार हो रही थी तो दिलीप घोष जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि 5 लाख रोहिंग्याओं के नाम उस सूची में शामिल हैं, लेकिन वो क्षेत्राधिकार दूसरे का है। तो अब उनकी गिनती, उनकी पहचान अगर CAA लागू हो जाता है तो इसके जरिए केंद्र सरकार कर सकती है, उनके नाम छांट सकती है, या उनके लिए जो भी प्रावधान है केंद्र सरकार के पास, उनको डिटेंशन सेंटर में रखना या बाकी चीज़ें होती हैं, फिर बाहर करने का भी रास्ता होता है। तो ये इतने सारे तिकड़म हैं। यानी बंगाल को सीधे एक लाइन में अगर पूरे लब्बो लुबाब जो अभी तक हम लोगों ने बातचीत की, उसका एक ही लब्बो लुबाब निकलता है, बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। और इसमें रुचि राज्यपाल की भी है, केंद्र सरकार की भी है, जिन पर ममता बनर्जी राज्यपाल को बार बार कहती हैं कि बाचा छेले, यानी वो तो छोटा बच्चा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। राज्यपाल पर कई तरह के आरोप लगते हैं। राज्यपाल को एक तरह से पार्टी लीडरशिप के तौर पर काम करने का आरोप लगता रहा है TMC की ओर से। आरोप जो भी हों, लेकिन संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं तो बात उनकी ही मानी जाएगी। संवैधानिक पद पर अगर जो आदमी है उसकी बात को कोई खारिज नहीं करेगा, क्योंकि यही संविधान की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में चलना है। संविधान की व्यवस्था ये है कि अनपढ़ गंवार भी अगर जीत जाता है तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अनपढ़ गंवार तो छोड़ दीजिए, अहित करने वाला भी अगर कोई जीत जाता है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी यही व्यवस्था है और इसमें राज्यपाल आज की तारीख में भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने भी हिंसा से इनकार किया। मुख्यमंत्री को बुलाया, उन्होंने भी हिंसा से इनकार किया। सारे लोगों ने इनकार किया, लेकिन हाई कोर्ट ये कहता है कि हिंसा हुई है, और इस हिंसा के लिए अगर राज्य सरकार सही आंकड़े, सही कदम की जानकारी नहीं देती है तो हमको केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को बुलाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है बंगाल के बारे में कि रेप पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस की है, जो एक्सेप्ट हो गया है और उस पर जल्दी ही सुनवाई होने वाली है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारी बहुमत से जीतने वाली ममता बनर्जी की सरकार को भी चुनौती दे सकती हैं, ये आधार बन सकती हैं ये चीज़ें।
तो अगर आधार बनती हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल के बारे में यह मान के चलना चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगर ये टलता भी है तो एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीति के तहत टलता है, टलेगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन की ओर बंगाल बढ़ चुका है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज बातचीत में इतना ही, फिर बंगाल पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।